चलिए दोस्तों, हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। भारत भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने सामान्य परिचय और भूगर्भिक चट्टानें देख लिया था। आज हमारा चैप्टर है तीसरा चैप्टर, भौतिक स्वरूप। और इसको देखने से पहले हम कल वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे, यानी कि भूगर्भिक चट्टानों। तो हमने बताया था कि भूगर्भिक चट्टानों को मूल रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला थी आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो सबसे प्राचीन चट्टान है। दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, जो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले खोजी गई थी। जिस वजह से कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले खोजी गई थी, इसी कारण इसको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। और ये कर्नाटक के अलावा अरावली श्रेणी के आसपास वाले क्षेत्रों में यही चट्टान पाई जाती है। इस चट्टान की महत्वपूर्ण विशेषता ये है, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टान की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें महत्वपूर्ण जो कीमती खनिज संसाधन होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, ये सारी चीजें इन्हीं चट्टानों में पाई जाती हैं। और कर्नाटक के कोलार और हट्टी की जो सोने की खानें हैं, वो भी इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। तीसरे नंबर की थी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, जो वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। चौथे नंबर पे थी विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो विंध्यन पर्वत श्रेणी के आसपास वाले ये पूरे क्षेत्र में, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, थोड़ा सा यूपी और बिहार के कैमूर और रोहतास तक विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और इन चट्टानों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री जैसे चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर इत्यादि चीजें यहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद अगली चट्टान थी गोंडवाना क्रम की चट्टान, जो मुख्य रूप से दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी की नदी घाटियों में ये चट्टान पाई जाती है। और इस चट्टान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें कोयला पाया जाता है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की इन्हीं चट्टानों में पूरा पाया जाता है। छठी और सबसे लास्ट थी दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा गुजरात और एमपी का क्षेत्र भी पड़ता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ है। ज्वालामुखी से बना है, इसलिए यहाँ बेसाल्ट चट्टान की जो है प्रमुखता पाई जाती है। ये 6 मुख्य रूप से चट्टानें थी भारत के भूगर्भिक चट्टानें, जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में स्थित है। और अगर विकास का क्रम देखा जाए तो सबसे प्राचीन ये चट्टानें हो गई। इसके बाद अगर नया क्रम जोड़ना हो तो हिमालय को जोड़ सकते हैं, और उसके बाद उत्तर के मैदान। ठीक है, ये था हमारा भूगर्भिक चट्टानें जो हमने कल देखा था। ठीक है, और अब हम आज देखेंगे भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र ये पर्वत वाला, और ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, मैदान है ये पूरा यहाँ से राजस्थान से लेके ये पूरा यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा आसम तक का पूरा मैदानी इलाका हो जाएगा। ये प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रायद्वीपीय पठार। ये तटीय मैदान में ये है, ये गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, तो यहाँ कन्याकुमारी से लेके इधर तक। और द्वीपों में मुख्य रूप से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जिसको हम देखें। तो ये पूरा का पूरा एक दिन में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। इसको हम 3 दिन में कवर करेंगे। आज हम इसको करेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, आज करेंगे एक दिन में हम पठार करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार एक दिन में करेंगे। और ये मैदान और ये तटीय मैदान, उत्तर भारत का मैदान और द्वीप, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको एक दिन में कर लेंगे। 3 दिन में ये पूरा का पूरा भौतिक स्वरूप कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। देखिए, उत्तर भारत का ये पर्वतीय क्षेत्र पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसी को हम देखेंगे। तो ये उत्तर भारत की पर्वतीय क्षेत्र को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? ट्रांस हिमालय, हिमालय, उसका पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है,
ट्रांस हिमालय के भी बहुत सारी, इसका भी वर्गीकरण किया गया है। इसमें भी कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम, ठीक है, लद्दाख है, कैलाश और जास्कर। ट्रांस हिमालय में ये 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। और हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय में है बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ये हिमालय में ये 3 है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। और पूर्वोत्तर की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर में बहुत सारी श्रेणियां हैं। इसमें से अगर बात की जाए तो ये मिसमी और पटकाई बूम, ठीक है। उसके बाद नागा और कोहिमा पहाड़ी। उसके बाद है मणिपुर पहाड़ियाँ, उसके बाद मिजोरम पहाड़ी, ठीक है, त्रिपुरा पहाड़ी, और लास्ट में हम देखेंगे बराइल और भुवन की पहाड़ी। ये पूरा का पूरा हमारा जो हम भौतिक स्वरूप में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे, इतना चीज देखेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय देखेंगे, फिर हिमालय देखेंगे। ये हिमालय का विभाजन है। हिमालय का एक विभाजन और किया गया है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी देखेंगे। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। हिमालय देखेंगे, हिमालय के मूल रूप से विभाजन किया गया है। और फिर एक भूगोलवेत्ता है सिडनी बुरार्ड, उन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दिया है, उसको भी देखेंगे। फिर हम पूर्वोत्तर हिमालय देखेंगे और लास्ट में इस पूरे हिमालय क्षेत्र, इस पूरे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जो दर्रे हैं, लास्ट में हम उन दर्रों को देखेंगे। आखिर में हम दर्रों को देखेंगे, दर्रे। आखिर में हम ये इस पूरे क्षेत्र के दर्रे देखेंगे, जिसको हम 2 भागों में देखेंगे। पहले में हम ट्रांस हिमालय और हिमालय के दर्रे देखेंगे, नहीं सॉरी, पहले में हम उत्तर के दर्रे देखेंगे, उत्तर के दर्रे, और दूसरे में हम उत्तर पूर्व के दर्रे देखेंगे, उत्तर पूर्व के दर्रे। ये देखिए, पहले हम यहाँ के दर्रे देखेंगे, उत्तर के दर्रे, फिर उत्तर पूर्व के दर्रे देखेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंट विशेषता है। ये है पूरा का पूरा भौतिक स्वरूप उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र का एक तरीके से सिलेबस देख सकते हैं। अब इसी में एक एक कोई स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय से। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय देखते हैं। ठीक, ये देखिए, ये पूरा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा,
यही पूरा ट्रांस हिमालय है। ट्रांस मतलब होता है अर्थ, ट्रांस का अर्थ होता है पार। हिमालय मतलब हिमालय के पार। ये हिमालय है, ये वाला हिमालय है, और हिमालय के पार जो है ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय है, इसका एक छोटा सा मैप बना देते हैं। ठीक है, ये अगर हम देखें अब इसमें, तो ये इधर यही ट्रांस हिमालय, ये वाला जो क्षेत्र है इसका ही, यहाँ से जो ये क्षेत्र है यही ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला पूरा ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये ट्रांस हिमालय है। अब हम ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय से प्राचीन है। पहली चीज तो हिमालय से प्राचीन है। हिमालय से प्राचीन है कैसे? हिमालय का निर्माण, हिमालय एक वलित पर्वत है। जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तो हिमालय का निर्माण हुआ था, जबकि ट्रांस हिमालय का निर्माण उससे पहले ही हो चुका था यूरेशियन प्लेट पर। यानी कि ट्रांस हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। यूरेशियन प्लेट का भाग है। यूरेशियन प्लेट जो कि अपने आप में अंगारा लैंड का भाग है, और उसी अंगारा लैंड का भाग है, तो जो ट्रांस हिमालय हो गया ये यूरेशियन प्लेट का भाग हो गया। ट्रांस हिमालय के बारे में और एक इम्पोर्टेंट चीज ये कि ट्रांस हिमालय जो है वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। वर्ष भर हिमाच्छादित, वर्ष भर। अब साल भर बर्फ जमी रहेगी तो पेड़ पौधे वनस्पति होने की कोई संभावना नहीं बनती है, तो वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय जो है वो मुख्य रूप से, इसमें जो वर्गीकरण किया गया है ट्रांस हिमालय का, वर्गीकरण देखिए, वर्गीकरण। तो ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला है काराकोरम। ठीक है, लद्दाख, कैलाश, और चौथी है जास्कर श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय से प्राचीन है, इसका निर्माण हिमालय से बहुत पहले हो चुका है। ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है और वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिस वजह से इस पे कोई वनस्पति के अवशेष नहीं पाए जाते। और ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है: कैलाश हिमालय, लद्दाख हिमालय, सॉरी काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। ये वाला जो है ये काराकोरम है। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, लद्दाख हिमालय है, ये जास्कर है, और ये कैलाश हिमालय है, कैलाश श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। ठीक है, ये 4 श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय की हैं। अब इन श्रेणियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको हम देखते हैं। जो ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी की बात की जाए तो काराकोरम श्रेणी यहाँ से है। अगर ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ से काराकोरम श्रेणी है, और यही ताजिकिस्तान में ही पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ है जिसे विश्व की छत कहा जाता है, और एशिया के लगभग सभी पर्वतों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ी हुई है। तो यहीं से ट्रांस हिमालय का क्षेत्र भी यहाँ से जुड़ा है। यहाँ से ये जो काराकोरम है ये पामीर की गांठ से, पामीर की गांठ से इधर कैलाश पर्वत है, कैलाश श्रेणी तक। ठीक है, पामीर की गांठ से कैलाश श्रेणी तक स्थित है। ठीक है, काराकोरम ये जो है उत्तरतम श्रेणी है, उत्तरतम श्रेणी।
न केवल ट्रांस हिमालय की अपितु संपूर्ण भारत की सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी काराकोरम। ठीक है, और इसी श्रेणी पर, इसी काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची पर्वत चोटी जो है, पर्वत चोटी K2 गाडविन आस्टेन, K2 गाडविन आस्टेन 8611 मीटर। ठीक है, K2 गाडविन आस्टेन 8611 मीटर यहाँ अवस्थित है, ये यहाँ पे काराकोरम में, जो कि वर्तमान में भले ही ये वाला जो श्रेणी है वो वर्तमान में गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 गार्डन आस्टेन 8611 मीटर। और काराकोरम की अगर बात करें तो काराकोरम श्रेणी पर ही ग्लेशियर पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर। ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर इस श्रेणी पे पाए जाते हैं। अगर पूर्व से पश्चिम उनका एक क्रम हम देख लेते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम, तो पूर्व में है, सबसे पूर्व में अगर देखा जाए तो यहाँ है रेमो, सियाचिन, है, बाल्टेरो है, ठीक है, फिर बियाफो है, उसके बाद पुनमा है, फिर हिस्पर है, और उसके बाद जो है वो आता है छोमोलुंगमा। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, इधर रेमो है, फिर सियाचिन ग्लेशियर है, फिर बाल्टेरो है, बियाफो है, फिर पुनमा है, फिर हिस्पर है, और फिर छोमोलुंगमा है। ये इसकी टिक है, रेमो, सियाचिन, बाल्टेरो, बियाफो, पुनमा, हिस्पर, छोमोलुंगमा। ठीक है, ये 4 चीजें हैं जो काराकोरम श्रेणी में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज, काराकोरम श्रेणी प्रामीर की गांठ से लेकर कैलाश श्रेणी तक विस्तृत है। ठीक है। दूसरा, यह न केवल ट्रांस हिमालय की अपितु संपूर्ण भारत की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है, उत्तरतम श्रेणी है। तीसरी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गार्डविन आस्टेन जो कि 8611 मीटर है, इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो कि वर्तमान में गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है। और काराकोरम की एक चौथी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, यह ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इसमें प्रश्न बनता है, इन ग्लेशियरों का क्रम पूछ सकता है आपसे, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, जैसे भी करके उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है, या पूर्व से पश्चिम, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम पूछ सकता है, जैसे भी पूछे। खैर, इधर से इधर की तरफ इसका क्रम ये है, रेमो, सियाचिन, बाल्टेरो, बियाफो, पुनमा, हिस्पर, छोमोलुंगमा, ये है। इसको 2-3 बार रट डालेंगे, 2-3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी हो गई। अब हम देखते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में देखेंगे, ये लद्दाख श्रेणी है, यहीं पे लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख के जिसे उत्तर में जो है ये सिंधु नदी है, सिंध नदी, ये सिंध है और ये श्योक है। लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी है, उत्तर में श्योक, और दक्षिण में सिंध नदी है। ठीक है, ये नदी है। और लद्दाख पे ही जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है लेह जो है वो इसी पे अवस्थित है। और एक इम्पोर्टेंट चीज लद्दाख के बारे में, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, जिसका नाम है राकापोसी। ये राकापोसी चोटी जो है वो यहीं स्थित है, ये यहाँ पे।
ये भी गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ती है और वर्तमान जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, तो लद्दाख में क्या क्या है? लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी बहती है और दक्षिण में सिंध नदी। ठीक है, उत्तर में श्योक है, दक्षिण में सिंध है। और लद्दाख श्रेणी पर ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह स्थित है। और लद्दाख श्रेणी पर ही विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी राकापोसी स्थित है। यहाँ पे स्थित है, ये रही राकापोसी, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में पड़ती है और जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, अगला है कैलाश श्रेणी। कैलाश के बारे में कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलाश श्रेणी अधिकतर तिब्बत क्षेत्र में पड़ती है, जो कि चाइना के कब्जे में है। भारत में इसका थोड़ा सा क्षेत्र पड़ता है, बाकी अधिकतर क्षेत्र इसका जो है वो चाइना के तिब्बत प्रांत में पड़ता है। ठीक है, और जास्कर ये लद्दाख श्रेणी के बाद सबसे दक्षिण में जास्कर श्रेणी पड़ती है। और इसके बारे में कुछ खास एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। ये इतना फैक्ट है जो ट्रांस हिमालय से संबंधित है, जो आपको पता होना चाहिए एकदम वर्ड टू वर्ड। ट्रांस हिमालय में क्या है? ये हिमालय से प्राचीन, एक बार फिर फटाक से, ये हिमालय से प्राचीन है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। इसका वर्गीकरण 4 प्रमुख इसमें पर्वत श्रेणियां हैं: काराकोरम, लद्दाख, कैलाश व जास्कर। काराकोरम क्या है? पामेल की गाढ़ से कैलाश तक विस्तृत है। सबसे उत्तरतम, भारत की ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डियन 8,611 मीटर इसी पे स्थित है। इस पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। पूर्व से पश्चिम क्रम देखें तो रेमो, सियाचिन, बाल्टरो, बियाको, पुनमा, हिस्पर और छोमोलुंगमा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी, दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और लद्दाख श्रेणी पर ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह स्थित है। और लद्दाख श्रेणी पर ही गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, उस क्षेत्र में विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है। और इनके पूर्व में, लद्दाख के पूर्व में ये कैलाश श्रेणी है। इसका थोड़ा सा क्षेत्र लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, बाकी अधिकतर क्षेत्र इसका चाइना के तिब्बत प्रांत में पड़ता है। और ये लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है, सिंधु नदी के दक्षिण में पड़ती है। ये रहा ट्रांस हिमालय हो गया। अब हम देखते हैं हिमालय। अब हम हिमालय पे आते हैं। ये जो यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी श्रेणी है, ये पूरी की पूरी श्रेणी जो है वो हिमालय श्रेणी है। यहाँ से लेके, यहाँ से स्टार्ट होती है ये नागा पर्वत से लेके यहाँ से यहाँ तक ही नामचा बरवा तक, ब्रह्मपुत्र नदी से सिंधु नदी तक, ये पूरा का पूरा हिमालय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय बना कैसे। ठीक है, तो हिमालय में सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय, चूंकि पता है आपको, याद होगा, बताया हमने भी पहले ही बताया था कि भारतीय प्रायद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये मेडागास्कर के पास स्थित था। ठीक है, मेडागास्कर के पास था। प्लेट विवर्तनिक घटना के कारण क्या हुआ, ये प्लेट खिसकती हुई यूरेशियन प्लेट से टकराई और फिर भारतीय प्लेट चूंकि हल्की थी, जिस वजह से यूरेशियन प्लेट से नीचे दब गई और जो उस बीच में तैतीस सागर था उसका मलबा ऊपर उठने लगा, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और आज भी ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और जिसके कारण हिमालय पर्वत आज भी निर्माणाधीन है। ठीक है,
तो इस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और अगर हिमालय पर्वत के बारे में कुछ बात देखी जाए तो हिमालय पर्वत जो है वो पहली चीज सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है। सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई अगर देखी जाए, लंबाई देखी जाए तो 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई 500 किलोमीटर है, ठीक है। इसका अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए, देशांतरीय विस्तार तो 22 डिग्री देशांतर विस्तार है, यानी कि इसके बीच में 22 डिग्री देशांतर में इसका विस्तार पड़ता है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर हिमालय का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये हिमालय रहा। अब हम देखते हैं हिमालय के बारे में। देखा कि हिमालय सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 500 मीटर है। और अगर चौड़ाई 500 मीटर का देशांतरीय विस्तार देखें तो 22 डिग्री देशांतर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण। देखिए, हिमालय का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। एक तो हिमालय की जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके आधार पर हिमालय का डिवीजन किया गया है। उसके बाद दूसरे तरीके से दूसरा एक भूगोलवेत्ता है सिडनी बोरार्ड, उन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दिया है। तो सबसे पहले हम जो पर्वत श्रेणियों के आधार पर विभाजन किया गया है उसको देखते हैं, फिर प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। पर्वत श्रेणियों के विभाजन में देखा जाए तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला वृहत या महान हिमालय, ठीक है। एक एक करके हम देखते चलते हैं। बृहत या महान हिमालय है, फिर दूसरा लघु हिमालय है, तीसरा शिवालिक श्रेणी है। तो बृहत या महान हिमालय पहले हम देखते हैं। इसमें हम पहली चीज इसका विस्तार। तो बृहद और जो बृहद हिमालय है, महान हिमालय है, ये सबसे उत्तरतम श्रेणी है, सबसे उत्तर श्रेणी है। यहाँ से लेके नागा पर्वत से लेके ही यहाँ से नेपाल से होते हुए भूटान होते हुए यहाँ तक ही विस्तृत है नामचा पर्वत तक। कहाँ से कहाँ तक है? नागा पर्वत से, नागा पर्वत से लेके, नागा पर्वत 8126 मीटर है, ठीक है। नागा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है, नामचा बरवा तक है 777-56। इसको गूगल में अगर आप चेक करेंगे तो चाइना में दिखेगा, लेकिन आयोग ने इसको भारत में माना है, तो हम भारत में ही मानेंगे नामचा बरवा पर्वत क्यों। तो बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नागा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा तक है। पश्चिम में नागा पर्वत के पश्चिम में ये कहाँ से है? सिंधु नदी। दूसरा कह सकते हैं कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये सिंधु नदी के यहाँ से लेके यहाँ से पर्वत, हिमालय पर्वत, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ टर्न होती है यहाँ तक ये हिमालय पर्वत का विस्तार, ठीक है। अब दूसरा अगर लंबाई की बात करें तो जितना हिमालय की लंबाई है उतनी लंबाई इसकी भी होगी, 2400 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो कम है। चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है, ठीक है। लंबाई 2400 किलोमीटर है लेकिन चौड़ाई 25 किलोमीटर है। बृहद या महान हिमालय की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो दो है। पहला तो ये अपनी ऊंचाइयों के कारण जाना जाता है,
ऊंचाई के कारण, ऊंचाई ऊंचाई, ठीक है। और दूसरा ग्लेशियर के कारण। ऊंचाई की बात करें तो पूर्व में इसकी ऊंचाई जो है नामचा बरवा के रूप में 7,756 मीटर है, और पश्चिम में इसकी ऊंचाई नागा पर्वत के रूप में 8,126 मीटर है। और ये बृहत या महान हिमालय जो है वो सर्वाधिक ऊंचा मध्य वाले क्षेत्र में है। ये जो मध्य का क्षेत्र पड़ता है, ये नेपाल वाला इधर वाला एरिया जो बीच में पड़ता है, इसके बीच का पड़ता है, यहाँ इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। और यही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,848 या 8,850, ठीक है। नॉर्मली 8,848 से हमने बताया कि हिमालय अभी भी निर्माणाधीन है, जिस वजह से इसकी चोटियों का विस्तार हो रहा है। और अभी 1-2 साल पहले एक सर्वे में बताया गया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो बढ़ के 8,850 हो गई है। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा ज़्यादातर आप इसको मानेंगे 8,850 को। अगर 48 है तब भी इसको भी आप मान सकते हैं। ऊंचाई और ग्लेशियर की अगर बात की जाए, कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर इसके हैं। महत्वपूर्ण अगर इम्पोर्टेंट ग्लेशियर देखा जाए तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में और सिक्किम में, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन सा है? उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, मेलाम और पिंडर, ये ग्लेशियर है उत्तराखंड। और सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर। ये प्रश्न बन चुका है एक बार, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में नहीं है? तो उसमें से जेमू ऑप्शन सही था। ये याद रखना है, ये सारे के सारे ग्लेशियर बृहद या महान हिमालय पे हैं। हमने काराकोरम श्रेणी पर भी ग्लेशियर देखे हैं, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन काराकोरम पे है, या फिर हो सकता है उसमें से इनके वाले नाम दे दे और वहाँ उसको पूछ ले। तो कौन कौन से काराकोरम पे है ये याद रहना चाहिए, और कौन कौन से बृहद हिमालय पे है ग्लेशियर ये याद होना चाहिए, ठीक है। बृहद हिमालय के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पश्चिम में ये नागा पर्वत के रूप में 8,126 मीटर ऊंचा है, और पूर्व में नामचा बरवा पर्वत के रूप में 7,756 मीटर। पश्चिम में ये सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसने ये उतनी ऊंचाइयों के लिए जाना जाता है, यहाँ तक कि कहें कि विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ यही पाई जाती हैं बृहद हिमालय में। और ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तर भारत की कई नदियों का उद्गम इन्हीं ग्लेशियरों से होता है। ऊंचाई में देखिए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत पर इसके मध्य भाग में नेपाल में पाई जाती है, नेपाल में स्थित है। और ग्लेशियरों की बात करें तो मुख्य रूप से ग्लेशियर उत्तराखंड में है, यमुनोत्री, गंगोत्री, मेलाम और पिंडर। और सिक्किम में जो है ग्लेशियर है उसे जेमू ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय हो गया। अब हम देखेंगे मध्य या लघु हिमालय। एक चीज छूट गया था, महान या जो बृहद हिमालय या महान हिमालय था उसको हिमाद्री कहते हैं, क्योंकि वो वर्ष भर जो है वहाँ बर्फ की चादरें ढकी रहती हैं, उस पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। इसकी बात करें तो मध्य या लघु हिमालय की, इसकी विशेषता, इसको सबसे पहले हिमाचल कहा जाता है, हिम का आंचल, हिमाचल, ठीक है।
इसको हिमाचल उपनाम से जाना जाता है। और मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो है वो एक पूर्ण श्रृंखला के रूप में नहीं है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां बन गई हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में ये पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी श्रेणियां बन गई हैं पीर पंजाल से ही, पीर पंजाल श्रेणी JNK, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में ये लघु हिमालय जो है यहाँ इस क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आगे यहाँ बढ़ने के बाद ये श्रेणी हल्का सा दक्षिण की तरफ मुड़ के फिर आगे की तरफ पूर्व की तरफ बढ़ती है, तो आगे इसका नाम होता है धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद वही पर्वत श्रेणी जब आगे बढ़ती है तो आगे उसका नाम होता है मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी ये उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर आगे जब ये नेपाल में पहुंचती है तो नेपाल में इसी को महाभारत श्रेणी कहते हैं। महाभारत श्रेणी ये मुख्य रूप से नेपाल, आगे इसका कोई नाम नहीं है, आगे ये लघु हिमालय के रूप नाम से ही अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि ये जो है इसको हिमाचल कहते हैं, और ये जो मध्य या लघु श्रेणी है इसको विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जानते हैं, क्योंकि ये जगह जगह पर ये कटी हुई है, छोटी छोटी श्रृंखलाओं का निर्माण एक तरीके से हो गया है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से है। ठीक है, उसके बाद धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड, महाभारत नेपाल। ये देखिए ये पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, फिर धौलाधार श्रेणी है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, और यहाँ ये मसूरी श्रेणी है जो कि उत्तराखंड में मुख्य रूप से आती है, और यहाँ नेपाल में महाभारत श्रेणी है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई इसकी 2400 ही होगी, लंबाई तो उतनी होगी जितनी हिमालय की है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर चौड़ाई की बात करें तो 60 से 80 किलोमीटर, मतलब हिमालय ये जम्मू कश्मीर की तरफ ये ज्यादा चौड़ी है, यानी कि यहाँ इसकी चौड़ाई 80 के आसपास है, और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते 60 किलोमीटर की रह जाती है। ये मुख्य रूप से मध्य और लघु हिमालय है, और मध्य और लघु हिमालय की जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिक विशेषता है वो इसके पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल ये कैसे? अब जो ये हिमालय है, मध्य या लघु हिमालय है, इसके जो इधर दक्षिण वाला ढलान है, गर्मी के समय में इन ढलानों की जो बर्फ है वो पिघल जाती है, और जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन घास के मैदान उगाते हैं, घास के मैदान हो जाते हैं, और इन मैदानों को जो है जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में उत्तराखंड में बुग्याल या प्याल कहा जाता है। क्या हो जाते हैं? पर्यटक स्थल कैसे विकसित होते हैं? तो उसके दक्षिण ढलानों पर क्या है, बर्फ पिघल जाती है, घास के मैदान बन जाते हैं। इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं? घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, मर्ग, और उत्तराखंड में इसको बोलते हैं, ये सब प्रश्न बन चुके हैं, कई बार प्रश्न बन चुके हैं, बुग्याल या प्याल, बुग्याल या और प्याल बोलते हैं। ठीक है, प्याल। तो घास के मैदान हो जाते हैं, और वहाँ एक उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, घास के मैदान है बेहतरीन, तो वहाँ बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों का विकास हो जाता है। जैसे पर्यटक स्थल जो विकसित हुए हैं उनमें से अगर बात की जाए तो
कश्मीर में महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, डलहौजी है, ठीक है, डलहौजी है। और एक महत्वपूर्ण है, एक और है, फिर देखते हैं, आगे देखते हैं। उत्तराखंड में देखें अगर, उत्तराखंड में नैनीताल है, रानीखेत, मसूरी। ठीक है, उत्तराखंड में नैनीताल, रानीखेत, मसूरी ये महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। हिमाचल प्रदेश में शिमला है, डलहौजी है, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग है पर्यटक स्थल। यानी कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय की जो महत्वपूर्ण विशेषता वो पर्यटक स्थल के रूप में ही है, और ज्यादातर प्रश्न इसके पर्यटक स्थल से ही बनते हैं। ठीक है, और पर्यटक स्थल का विकास का जो मूल वजह है वो घास के मैदान है। इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मध्य या लघु हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। इसमें विभिन्न राज्यों में इसकी श्रेणियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में तीर पंजाब श्रेणी, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में धौलाधर श्रेणी, मसूरी उत्तराखंड में है, महाभारत नेपाल में। ठीक है, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 60 से 80। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे हिमालय की जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है उधर साइड चौड़ाई ज्यादा रहेगी, अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई कम होती जाएगी। तो 60 से 80 है, तो मतलब 80 जम्मू कश्मीर साइड रहेगी और अरुणाचल प्रदेश तक जाती जाती है 60 तक हो जाएगी। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है जिसकी मूल वजह है घास के मैदान। दक्षिणी ढलानों पर जब गर्मियों के मौसम पर पिघल जाती है तो घास के मैदान होते हैं, उग जाते हैं, घासें उग जाती हैं, मैदान बनते हैं। इनको मर्ग या जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। और यही पर्यटक स्थलों का विकास होता है जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, डलहौजी है। ठीक है, उत्तराखंड में नैनीताल, रानीखेत और मसूरी। मध्य लघु हिमालय हो गया। अब हम शिवालिक श्रेणी देखेंगे। शिवालिक पर्वत श्रेणी तीसरे नंबर की है। शिवालिक श्रेणी, ठीक है। देखिए, जो ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय है, जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय है, जब इन हिमालयों का निर्माण मलबा के ऊपर उठने की वजह से हुआ तो यहाँ से जो नदियाँ निकली उन नदियों ने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी सब यहाँ से अपक्षय अपर्दन के माध्यम से निचले इलाकों में लेके आए। हिमालय के निचले से ये बृहद हिमालय था, ये मध्य हिमालय हुआ। यहाँ से नदियाँ बहा बहा के इस क्षेत्रों में अपक्षय निक्षेप को अपने एकत्रित किया और कालांतर में संपीड़न के परिणाम स्वरूप ये एक श्रेणी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसकी ऊंचाई और बहुत कम है, ऊंचाई इसकी बहुत कम है। ये है शिवालिक श्रेणी, इसीलिए इसको जो होते हैं इसे गिरिपाद पर्वत भी कहते हैं, यानी कि पर्वत के पैर के पास गिरिपाद भी कहते हैं, गिरिपाद श्रेणी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी हिमालय के समानांतर ही जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक, और इसका निर्माण इसी तरीके से हुआ है। और इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है। अब हम एक चीज और थोड़ा देख लेते हैं।
देखिए, ये जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय है, इसके बीच में जो एक घाटी नुमा संरचना बनती है, उसमें बहुत सारी घाटियां पाई जाती है, बहुत सारे वैली हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, ठीक है। उत्तराखंड में नहीं है, नेपाल में है काठमांडू घाटी, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में है सिक्किम घाटी, तो ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं, उसमें से महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी है, नेपाल में काठमांडू घाटी है, सिक्किम में सिक्किम घाटी है। इसमें ये पूछ सकता है कि कौन सी घाटी किस राज्य में है, ठीक है, और किन किन पर्वतों के बीच में स्थित है। इसी तरीके से इन दोनों पर्वतों के बीच में भी घाटियां पाई जाती हैं, जिनको इस पश्चिमी वाले एरिया में, इधर वाले क्षेत्र में क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है, और इधर वाले क्षेत्र में इनको द्वार कहा जाता है, ठीक है। ये दून है, वो द्वार है। इनके दून के एग्जाम्पल देखे जाए तो देहरादून है, कुटली दून है, पटली दून है, बहुत सारे दून है, और द्वार भी बहुत सारे हैं। लेकिन हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार दूसरे जगह है, ठीक है। इस तरीके से और एक चीज और छूट गया था, जो ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय और हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच का जो एरिया है, इसको सचर जोन बोलते हैं, और सचर जोन के द्वारा ये ट्रांस हिमालय से अलग होता है, ठीक है। हिमालय को हमने देख लिया, एक एक श्रेणियों को उसको देखा, बृहद हिमालय, लघु और शिवालिक को देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुरार्ड के अनुसार। ठीक है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया है? सिडनी बुरार्ड, ठीक है। इन्होंने विभाजन किया है। ये ऐसे हिमालय है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ ये नदी है सिंधु नदी, और यहाँ है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इन्होंने प्रदेशों के आधार पर विभाजन कर दिया है। जैसे इन्होंने बताया कि जो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, यहाँ से ये सतलज नदी जाती है, सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का जो ये हिमालय है, इसको इन्होंने नाम दिया पंजाब हिमालय, ठीक है। ये पंजाब हिमालय मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, कुछ क्षेत्र लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, ठीक है। फिर सतलज से काली नदी के बीच के काली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, सतलज और काली के बीच के क्षेत्र को इन्होंने कुमायूं हिमालय नाम दिया, कुमायूं हिमालय। ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद इन्होंने तीस्ता नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय दिया नाम, नेपाल हिमालय,
ठीक है। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है और तिस्ता सिक्किम में है, तो पूरा का पूरा नेपाल इसमें आ जाएगा और कुछ हिस्सा सिक्किम का आएगा। तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का नाम इन्होंने दिया असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय में सिक्किम, भूटान, सिक्किम का थोड़ा क्षेत्र, भूटान आ जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश और असम। इस तरीके से सर सिडनी बुलार्ड ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, 4 भागों में विभाजित किया है। पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलज तक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। कुमाऊं हिमालय सतलज से लेकर काली तक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। नेपाल हिमालय काली से लेकर तिस्ता तक, नेपाल और सिक्किम में। असम हिमालय तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, हिमालय कंप्लीट हो गया। हमने ट्रांस हिमालय कवर कर लिया, हिमालय कर लिया। अब हम देखेंगे पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, ये देखिए पूर्वोत्तर हिमालय जो है, यहाँ से जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तक हमने देखा हिमालय है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के पास से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, इसी वाले पूरे के पूरे क्षेत्र को। खैर ये यहाँ से मुड़ते हुए आगे बढ़ते हुए बहुत दूर तक जाता है, लेकिन हम यहीं तक देखेंगे। यहाँ से मुड़ जाता है ऐसे, इसको हम पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। और म्यांमार के लोग इसको अराकानी ओमा कहते हैं। म्यांमार में उसको अराकानी ओमा कहा जाता है और हमारे यहाँ हम इसे पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। ठीक है, ये रहा पूर्वोत्तर हिमालय। कैसे हो गया देखिए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहाड़ियां आएंगी हम वही देखेंगे। तो इसमें स्पेशली राज्य वाइज है। देखिए नॉर्मल से समझने के लिए समझ लीजिए। ये आपका इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, ये आपका अरुणाचल है, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, और ये आपका नाम लिख दे रहे हैं, ये मेघालय है, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, थोड़ा सा एरिया छोटा हो गया होगा, मणिपुर, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा, ये सिक्किम है, ये अपना पश्चिम बंगाल, यहाँ तक। ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। खैर हमको बस ये इतने से मतलब है, यही सारी श्रेणियां हैं, पूर्वोत्तर श्रेणी यहीं पे है। अब हम एक एक श्रेणियों को देखते हैं। देखिए एक श्रेणी आपकी यहाँ पड़ती है, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे एंटर कर जाती है, यहाँ से पूर्वोत्तर हिमालय। एक श्रेणी यहाँ पड़ती है, एक यहाँ पड़ती है, एक यहाँ पड़ती है, एक यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। एक श्रेणी ये है,
ये श्रेणी है और एक त्रिपुरा में, ये यहाँ इसका शाखा है। तो मिला के देखें तो ध्यान से यहाँ से दो शाखाएं बन जाती हैं, एक इधर आ जाती है, एक इधर आ जाती है। अब इनका नामकरण कर दें। ये मिसमी है, मिसमी, ठीक है, मिसमी पहाड़ी। ये है पटकाई बूम, पटकाई बूम, ठीक है। ये नागालैंड राज्य की नागालैंड पहाड़ी, नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी, ठीक है। मणिपुर की मणिपुर पहाड़ी, सब स्टेट वाइज है। मणिपुर पहाड़ी। ये मिजोरम की मिजो पहाड़ी, ठीक है। ये त्रिपुरा में है, त्रिपुरा पहाड़ी, ठीक है। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है, ये कोहिमा पहाड़ी है, कोहिमा पहाड़ी, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो बराइल की पहाड़ियां हैं और भुवन की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये आपकी पहाड़ियां हो गई, ठीक है। ये जो है ये वाली, ये बराइल की पहाड़ी है, बराइल की। और ये नीचे वाली जो है वो भुवन की पहाड़ी है, भुवन की। ये पहाड़ियां, ये भुवन और बराइल की पहाड़ियां पूछी गई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये हिमालय का ही हिस्सा है, कौन सा, सॉरी, पूर्वोत्तर हिमालय का। अब एक एक को देखते हैं। ये मिसमी है, यहाँ से ये बॉर्डर यहाँ है, ये क्या बोलते हैं, म्यांमार है, इधर चाइना है, ठीक है। तो ये तीनों के बॉर्डर के पास में ही मिसमी पहाड़ी जो है स्थित है। और मिसमी की सबसे ऊंची चोटी है, मिसमी की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, कडाफा बूम, कडाफा बूम। इसकी ऊंचाई कितनी है ये याद भी नहीं होगा और करने की जरूरत भी नहीं है। कडाफा बूम मिसमी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत, चीन और म्यांमार की बॉर्डर पर स्थित है। ये एक सीमा बनाती है, तीनों के बीच सीमा बनाती है एक तरीके से, ठीक है। और जल विभाजक का भी काम करती है, मतलब इधर की नदियाँ इधर ढलान की, पश्चिमी ढलान की नदियाँ इधर आती हैं, पूर्व ढलान की नदियाँ उधर जाती हैं। इस तरीके से पटकाई बूम है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये भी म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाती है और जल विभाजक का कार्य करती है, मतलब इसके इधर पूर्वी ढलान की नदियाँ उधर, पश्चिमी की इधर, ठीक है। इस तरीके से नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में है, ये भी सीमा और जल विभाजक दोनों का कार्य करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सारामती, ठीक है। इसकी भी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि नागालैंड में है, बॉर्डर पे है, जल विभाजन का कार्य करती है और सबसे ऊंची चोटी सारामती है, ठीक है। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा यहाँ कोहिमा के पास में ही श्रेणी है कि ये पहाड़ी जो है कोहिमा पहाड़ी, यही कोहिमा में ही है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जापवी, जापवी, ठीक है। जापवी कोहिमा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, नागालैंड में है। सारामती नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, नागालैंड में है। कडाफा बूम मिसमी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ, सेम चीज, ये भी जल विभाजक और सीमा का कार्य करती है। और इसी पहाड़ी में एक बेसिन पाया गया है, क्या है, एक बेसिन मिला है, एक बेसिन मिला है। बेसिन क्या होता है, ऐसा एक क्षेत्र होता है, ठीक है, ऐसे एक क्षेत्र बेसिन नुमा। तो ये बेसिन जो है वो 15x30 इसका क्षेत्रफल है, 15x3 यानी कि लंबाई और चौड़ाई 15-30 है। ये एक बेसिन मिला है जो किसी प्राचीन समय में ये कोई झील थी, वर्तमान में ये सूख चुकी है और ये एक बेसिन का रूप में वहाँ पे, कहाँ पे है, मणिपुर पहाड़ी में है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि ये बेसिन किस पहाड़ी में है, किस राज्य में है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इधर आगे बढ़े तो मिजो पहाड़ी है, ये भी मिजोरम में है, म्यांमार और भारत के बीच सीमा और जल विभाजक का कार्य करती है। त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बराइल और भुवन की पहाड़ियाँ, ये दोनों पहाड़ियाँ मणिपुर और असम के बॉर्डर पे स्थित हैं। और बस इतना ही इनके बारे में इम्पोर्टेंट है और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिएगा। बराइल पहाड़ियाँ और भुवन पहाड़ियाँ कंफ्यूज करती हैं, इतना याद रखिए कि ये पूर्वोत्तर हिमालय का ही हिस्सा है, बस
कोहिमा। कौन कौन से हैं? मिसमी, पटकाई बोम, नागा, मणिपुर और मिजो। ये जितनी इधर साइड की हैं ये सब बॉर्डर बनाती हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हैं और जल विभाजक का कार्य करती हैं। और मणिपुर में एक बेसिन मिला है मणिपुर पहाड़ी में 15x30 का, ठीक है। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारावती है, मिसमी की कडाफा बूम है, ठीक है। इधर से देखें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा वाले क्षेत्र में कोहिमा पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी जापवी है, ठीक है। मणिपुर और असम के बॉर्डर पे 2 पहाड़ियां हैं, बराइल और भुवन की, ठीक है। त्रिपुरा में पहाड़ी है, त्रिपुरा पहाड़ी। ये रहा पूरा का पूरा पूर्वोत्तर हिमालय। इसके बारे में इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी चीजें हैं, बस जानते रहिए। 2-4 ये चोटियों के नाम है, किस पहाड़ी के हैं, किस स्टेट में है, यही सब पूछा सकता है। अब हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, पूर्वोत्तर हिमालय हो गया। अब हम देखेंगे इस पूरे के पूरे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में जो दर्रे पाए जाते हैं उनको, ठीक है। दर्रे इसी साथ कर लेंगे इसको। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के दर्रे, पर्वतीय क्षेत्र के दर्रे, ठीक है। इन दर्रों को अगर हम 2 भागों में कर लें तो बहुत बेटर रहेगा, पढ़ने में आसानी होगी। एक ये पश्चिम या उत्तर वाले दर्रे, पश्चिम के दर्रे और पूर्व के दर्रे कह सकते हैं, या उत्तर के दर्रे और पूर्वोत्तर के दर्रे, ठीक है। पढ़ने के लिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पहले हम देखते हैं उत्तर के दर्रे। ठीक है, देखिए ये दर्रे हैं, ये देखिए, ये हमने देख लिया। वो एक मैप छोटा सा नॉर्मल सा बना लिया है समझने के लिए, छोटा सा है, देखिए। पहले एक बार हम, चूंकि दर्रे पहाड़ियों पे ही मिलेंगे, सबसे पहले हम पहाड़ियों को ट्राई कर बना देते हैं कि पहाड़ियाँ कौन कौन सी कैसी हैं। ये काराकोरम है, कुछ याद आ रहा होगा, जलेबी जैसा ये काराकोरम, ठीक है। ये आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये आपकी जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी यहाँ तक आती जाती है, अरुणाचल उत्तराखंड तक आती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड तक।
ठीक है, ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हो गई। और उसके बाद हम अगर बना लें तो इधर बृहद हिमालय हो गए, पीरपंथ, ठीक है। ये श्रेणियां हैं, एक समझने के लिए नॉर्मल सा बना दिए हैं। अब हम देखते हैं दर्रों को। देखिए, जो काराकोरम श्रेणी है, इस पे एक दर्रा है, इसका नाम इसी श्रेणी के नाम पे है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा यहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी पे स्थित है काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये दर्रा जो है वो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, और अगर स्थानीय बात करें तो लद्दाख को तारिम बेसिन से जोड़ता है। यही तारिम बेसिन है, तारिम नदी है, उसका जो बेसिन बनता है तारिम बेसिन हो जाता है। तारिम बेसिन को ये दर्रा इसके माध्यम से लद्दाख से जोड़ता है, और ये भारत का सबसे ऊंचा स्थित दर्रा है। ठीक है, 56-64 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। ये काराकोरम दर्रा जो है, ये काराकोरम है, काराकोरम 5664 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। ठीक है, बस इतना ही। ये भारत को चीन या तिब्बत से जोड़ता है, या फिर कहें लद्दाख को तारिम बेसिन से जोड़ता है। अब इस श्रेणी पे बात करें, इस श्रेणी पे दो दर्रे हैं। यहाँ पे आपका लेह है, यहाँ एक दर्रा है, एक दर्रा है यहाँ। लेह जो है आपका ये दक्षिणी ढलानों पे इस तरह बसा हुआ है। ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी पे दो दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण है, वैसे भी सैकड़ों दर्रे हैं। ये है चांगला, चांगला। वैसे ला मतलब दर्रा ही होता है, अगर आप एक्स्ट्रा दर्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चांगला। ये है खारदुंगला। ठीक है, ये खारदुंगला है, ये चांगला है। ये क्या करता है, ये लद्दाख को ऐसे रास्ते के माध्यम से, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। सियाचिन ग्लेशियर में जब भी सेना के जवान जाते हैं तो इसी दर्रे के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, और ये चांगला दर्रा जो है, ये तो पता है कि दोनों की श्रेणी पे है, लद्दाख श्रेणी पे है। ठीक है, किसको किसको जोड़ रहे हैं देखिए। चांगला दर्रा जो है वो ऐसे 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 यहाँ जाता है। यहीं पे एक झील है, कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में थी, पोगोंग त्योसो झील। यहाँ पे सेना, भारतीय और चाइना सेना के बीच झड़प भी हुई थी। ये इस झील के पास जाने का जो रास्ता है इसी दर्रे से होके है, लद्दाख से, लेह से इस दर्रे को जाने का रास्ता, इस झील तक जाने का रास्ता इसी दर्रे से होके है। तो आप समझ सकते हैं कि ये झील यहाँ कितनी, मतलब करंट में कितना चर्चा में था, तो ये दर्रा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और खारदुंगला यहाँ जाने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए जाने वाला मार्ग वाला दर्रा है, लेह से सियाचिन जाने के लिए, तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए। अब जास्कर श्रेणी पे एक दर्रा यहाँ पे है, यहाँ पे जास्कर श्रेणी पे एक दर्रा है, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है, जोजिला। ठीक है, जोजिला दर्रा, जैसे जोजिला जैसे जास्कर। ये क्या है, यहाँ पे है श्रीनगर, ये है लेह। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इसका काम क्या है, श्रीनगर को लेह से जोड़ना। और एक बात करें, जोड़ता है तो जो रास्ता जाता है वो नेशनल हाईवे नंबर 11D है, 1D।
नेशनल हाईवे नंबर 1D के माध्यम से श्रीनगर से जोजिला दर्रा होते हुए लेह जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर ये क्या बोलते हैं, जास्कर श्रेणी पे जोजिला दर्रा हो गया और जास्कर श्रेणी पे हिमालय में जोजिला दर्रा हो गया। अब अगर दूसरे दर्रों की बात करें तो यहाँ एक दर्रा है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला, पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे देखते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश के, फिर उत्तराखंड के देखेंगे। तो ये यहाँ हिमालय श्रेणी पर, बृहद हिमालय पर, ये देख रहे हैं उत्तर में बृहद हिमालय वाला है, ये मध्य है जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी श्रेणी। ठीक है, और ये शिवालिक वाली। तो ये जो है कौन सा है, बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला तो देखने से ये स्पष्ट लग रहा है कि श्रीनगर को ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है, गिलगित बाल्टिस्तान है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। बाल्टिस्तान क्षेत्र है, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है। तो ये श्रीनगर को गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है, ये किस पे है, हिमालय पर्वत पर, बृहद हिमालय श्रेणी पे है। ठीक है, और ये भारत से, यहीं से आप ध्यान देंगे, यहीं से, तो यहीं से ये मध्य एशिया शुरू हो जाता है, ये मध्य एशिया। तो इसी दर्रे के माध्यम से प्राचीन काल से मध्य एशिया से जो हमारा संपर्क होता था, वो इसी बुर्जिला दर्रे के माध्यम से मध्य एशिया से भारत का संपर्क होता था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे ये पीर पंजाल श्रेणी पे दो दर्रे हैं, एक है पीर पंजाल दर्रा और एक है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल है ये, पीर पंजाल दर्रा का नाम ही यही है, और ये बनिहाल है। ठीक है, दोनों पीर पंजाल श्रेणी पे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों पीर पंजाल श्रेणी पे हैं। ये जो है यही जम्मू कश्मीर में ही जो जिले हैं आपस में, उन जिलों में एक दूसरे जिले में आने जाने का रास्ता, कोई खास इंपॉर्टेंट इसका रोल नहीं है। बनिहाल दर्रे का रोल इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान देंगे तो ये पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ अपना अमृतसर है, अमृतसर, यहाँ तक नेशनल हाईवे नंबर 1 आता है। ठीक है, 1A। यहाँ से लेकर यही अमृतसर से ऐसे 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 इसी बनिहाल दर्रे के माध्यम से श्रीनगर को जाने वाला एक मार्ग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1A। ठीक है, अमृतसर से लेके, मतलब कहें तो शेष भारत को जोड़ने का, श्रीनगर से शेष भारत को जोड़ने का एक ही दर्रा ये है, बनिहाल दर्रा। ठीक, इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग है, जो सुरंग है उसका नाम है जवाहर सुरंग। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग का संबंध किस दर्रे से है, तो बनिहाल दर्रे से। ठीक है, बनिहाल दर्रा श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। दैट्स ऑल। ये इतने जो दर्रे थे वो जम्मू कश्मीर के दर्रे थे। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पे है, तारिम बेसिन को लद्दाख से जोड़ता है। इसकी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5664 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी पर दो दर्रे हैं, खारदुंगला चांगला। खारदुंगला लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ने का कार्य करता है, लद्दाख श्रेणी पे है। और ये चांगला लेह को पोंगोंग त्योसो झील से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, जास्कर श्रेणी पे है। बुर्जिला दर्रा मध्य एशिया या गिलगित बाल्टिस्तान को भारत से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी पे है, और बनिहाल भी पीर पंजाल श्रेणी पे है, जो कि शेष भारत को श्रीनगर से जोड़ता है। अब अगर हम आ जाए इधर हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं वो 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है, एक दर्रा यहाँ पे है, यहाँ पड़ेगा, यहाँ है। ठीक है, एक दर्रा यहाँ पड़ेगा, और एक दर्रा यहाँ पीर पंजाल श्रेणी पे ही है, रोहतांग दर्रा। ये जो पीर पंजाल श्रेणी पे है, ये इसका नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये रोहतांग है, ये 12 लाचा ला है, 12 लाचा ला। ठीक है, और ये सिपकी ला, ला मतलब दर्रा, सिपकी ला। ठीक है, ये 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के। ये 12 लाचा ला क्या है, यही मनाली है,
मनाली को सॉरी कुल्लू को मनाली से जोड़ता है ये, नहीं सॉरी, लेह को, कुल्लू को लेह से जोड़ता है। हाँ सही है ना, कुल्लू को ये इधर, ये लेह है, इधर के माध्यम से ये कुल्लू को लेह से जोड़ता है। और जो ये रोहतांग दर्रा है ये पीर पंजाल श्रेणी पे है, पीर पंजाल श्रेणी पे है। और ये मनाली को जोड़ता है लेह से, ठीक है। और रोहतांग दर्रे की एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, इस दर्रे से संबंधित है अटल सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम बदल के अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया गया है, अटल सुरंग, ठीक है, अटल सुरंग। और अभी हाल ही में ये चर्चा में थी, क्यों चर्चा में थी, क्योंकि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य में आई थी तो उन्होंने इस सुरंग के पास से इंदिरा गांधी की प्रतिमा को हटवा दिया था। अभी हाल ही में फिर से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ फिर से निर्णय लिया गया है कि रोहतांग दर्रे के पास उनकी प्रतिमा फिर से लगाई जाएगी, ठीक है। सिपला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी पे है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं दर्रा है। ये चाइना को भारत से जोड़ता है, या कहें शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये भारत की एक मतलब ये एक व्यापारिक दर्रा है, इस दर्रे से होकर चाइना के साथ हमारा व्यापार होता रहता है, ठीक है। ये दर्रे हो गए, ये हिमाचल प्रदेश के 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए। और अगर हम लास्ट में देखें दर्रा उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, एक यहाँ है, नीति है, वहीं बगल में ही जस्ट माणा दर्रा है, माना दर्रा, और लिपू लेक दर्रा है, ठीक है। 3 दर्रे इंपॉर्टेंट है, नीति माना को कुमायूनी भाषा में माड़ा भी बोलते हैं, माना, और ये यहाँ है लिपू लेक। ये तीनों के तीनों दर्रे यहीं अगर आप ध्यान देंगे तो यहीं कैलाश पर्वत, ये यहाँ आपका है, ये मानसरोवर झील है। तो वहाँ एक भारत में धार्मिक के रूप से श्रद्धा के तौर पे देखा जाता है, तो यहाँ जाने के लिए नीति, माना और लिपू लेक दर्रों के माध्यम से आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना है कि उत्तराखंड में है, जास्कर श्रेणी पे है, भारत और चीन के बॉर्डर पे ही स्थित है। और ये मुख्य रूप से जाने के लिए कहाँ, कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये लिपू लेक दर्रे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि लिपू लेक दर्रा मुख्य रूप से देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये यहाँ कोने पे है, यही लिपू लेक दर्रा स्थित है। यहाँ नेपाल, चाइना और भारत तीनों का बॉर्डर मिलता है। और अभी 2 साल पहले कोरोना काल के आसपास यहाँ लिपू लेक को लेकर नेपाल के साथ विवाद हो गया था। नेपाल कहता है कि लिपू लेक हमारा है, ठीक है। और लिपू लेक के पास काला पानी क्षेत्र है, उसको वो उस पर अपना दावा करता है, वो कहता है कि ये हमारा है, वहीं पास में ये दर्रा है। तो वो भी इतना चर्चा में रहा, तो दर्रा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी लिपू लेक दर्रे के पास जो ये काला पानी क्षेत्र का नाम है, वहीं से काली नदी निकलती है, जो ऐसे दोनों मतलब उत्तराखंड और नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हुए आगे आती है। तो ये उत्तर के जो ये इधर क्षेत्र के उत्तर के जो दर्रे थे वो हो गए। अब हम पूर्वोत्तर के दर्रे देखते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर के दर्रे देखते हैं, एक बार देखते हैं, देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जो भी है 2-3 बार देख लेंगे तो सब याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, पूर्वोत्तर के दर्रे हम देखते हैं, पूर्वोत्तर के दर्रे। ठीक है, ये एक समझने के लिए ऐसे नॉर्मल से समझ लीजिए पूर्वोत्तर का मैप, बाकी वो है ही देखने के लिए। तो समझ में आ रहा होगा, ये सिक्किम है,
सिक्किम, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, ये सब तो याद हो जाना चाहिए था अब तक आप लोग को। त्रिपुरा, मेघालय, ये असम है, ठीक है। ये आपका यहाँ से पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल है, इधर बिहार शुरू हो जाता है। यहाँ हम दर्रे देखें तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे यहाँ एक दर्रा है और हिमालय श्रेणी पे ही है, एक दर्रा है, एक दर्रा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, उसके बाद यहाँ है। यही दर्रे जो हैं, 6 दर्रे जो हैं, यही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, यही दर्रे हैं। इसको कहते हैं हम नाथुला दर्रा, नाथुला, ठीक है। ये नीचे वाला जो है, ये दोनों के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है, जेलेपला है, जेलेपला, ठीक है। अब देखिए दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी पे हैं, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा, दोनों दर्रे सिक्किम में है, हिमालय पे हैं, और दोनों दर्रे यहाँ आपको पता होगा, यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ती हैं, या कहें भारत को चाइना से जोड़ने का कार्य करती हैं, ठीक है। इसी रास्ते के माध्यम से आप तिब्बत जा पाएंगे या चाइना जा पाएंगे, दोनों दर्रों के माध्यम से। और दोनों में अंतर ये है कि नाथुला दर्रा जो है, इससे होके चुम्बी नदी जो है, चुम्बी नदी नाथुला दर्रा से होके ही प्रवाहित होती है, और जेलेपला दर्रा से तिस्ता नदी, या यूं कहें कि तिस्ता नदी ने ही जेलेपला दर्रे का निर्माण किया है, ठीक है। और ये नाथुला दर्रा जो है 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसे बंद कर दिया गया था, पुनः 2006 में इसे खोल दिया गया है, ठीक। नाथुला दर्रा, जेलेपला दोनों सिक्किम में है, दोनों दार्जिलिंग से तिब्बत जाने का मार्ग है, ठीक है। नाथुला दर्रा में चुम्बी नदी है, ठीक है। जेलेपला दर्रा में तिस्ता नदी एक तरीके से प्रवाहित होती है। उसके बाद नाथुला दर्रा जो है वो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, पुनः 2006 में इसे खोल दिया गया। ये है बोमडिला दर्रा, क्या है बोमडिला, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को लिए है। इंपॉर्टेंट इतना है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ का, ये जिस क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, उस क्षेत्र को कहते हैं तवांग क्षेत्र बोलते हैं। और अगर आप करंट पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि जब चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करते हैं तो इसी तवांग क्षेत्र में करते हैं, इसीलिए ये दर्रा इंपॉर्टेंट रहता है, बोमडिला दर्रा। ये तवांग को तिब्बत से जोड़ता है, चीनी सैनिकों की यही खुरापात करती है, ठीक है। ये अपना है, ये नदी बहती है जेलेपला, एक मिनट, ये तुजु दर्रा है, ये तुजु है, ये दीफू है। ये वाला एक दर्रा, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। यांगे आप, इसके अजीब गरीब नाम है इसीलिए भूल जाता है। यांगे आप, इसकी इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से एंटर करती है भारत में, वहीं पास में ही ये दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से या चाइना से जोड़ता है, ठीक है। यांगे आप दर्रा। दीफू जो है, यहाँ जो ये बॉर्डर है म्यांमार, चाइना और उसका भारत का, ये बॉर्डर के पास ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता हुआ ये दर्रा है, ठीक।
और एक तुजु दर्रा जो मणिपुर में है, ये भी म्यांमार और भारत के बीच मार्ग देता है, मार्ग करता है। तो इतने ही इंपॉर्टेंट दर्रे पूर्वोत्तर में हैं। कौन कौन सा है? नाथुला है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ता है या चाइना से जोड़ता है। चुम्बी नदी इसी से प्रभावित होती है, नाथुला दर्रे से। 1962 में बंद कर दिया गया था भारत चीन युद्ध के समय, 2006 में फिर से खोल दिया गया। ठीक है। फिर जेलेपला दर्रा है, इसी से 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है जेलेपला। यहीं से तीस्ता नदी बहती है। कहें तो तीस्ता नदी ने इसका निर्माण किया है, इसकी करता धरता मारता वही है सब। ये अरुणाचल प्रदेश में 2-3 दर्रे हैं। पहला है मोमजा दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है, वहीं पास में ही ये यांग्याप दर्रा है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है, और ये अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चाइना के बॉर्डर के पास में ही स्थित है। और तुजु दर्रा जो कि मणिपुर और म्यांमार के बीच मार्ग पास करता है, मतलब मणिपुर से म्यांमार जाने का रास्ता जो है वो तुजु दर्रे के माध्यम से ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, और भी सैकड़ों दर्रे हैं इस क्षेत्र में जिन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने दर्रे हैं जो याद हो जाने चाहिए। बाकी ये दक्षिण वाले क्षेत्र में ये पश्चिमी घाट पे कुछ दर्रे हैं। जब हम कल प्रायद्वीपीय पठार करेंगे तो उसके साथ ही 3-4 दर्रे हैं, उसको हम उसी के साथ कवर कर देंगे। तो आज हमने भौतिक स्वरूप के अंतर्गत उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हमने ट्रांस हिमालय देखा, हिमालय देखा और पूर्वोत्तर हिमालय देखा, और फिर इन पूरे के पूरे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जो दर्रे पाए जाते हैं उनको 2 भागों में विभाजित करते, उत्तर के दर्रे और पूर्वोत्तर के दर्रे करके हमने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।